अमरिंदर सिंह को पद से हटाने के बाद गांधी वाड्रा ने अपनी तरफ से ये ऐलान कर दिया है कि सब ठीक है, लेकिन कैप्टन का अंदाज देखकर गांधी वाड्रा की बातों पर शायद ही किसी ने यकीन किया होगा। पंजाब कांग्रेस की ऐसी तैसी करके पूरा गांधी परिवार शिमला में जश्न मनाने चला गया, लेकिन कैप्टन ने ऐसी गोलाबारी शुरू कर दी कि जिसके धमाके पूरे देश में सुनाई पड़ने लगे। क्या नवजोत सिंह सिद्धू, क्या सोनिया गांधी और क्या राहुल और प्रियंका, कैप्टन के गोले हर तरफ बरसे। कैप्टन ने सोनिया गांधी को 3 सप्ताह पहले ही अपना इस्तीफा भेज दिया था, लेकिन सोनिया गांधी उसे तब तक दबाए बैठी रही जब तक उन्हें अपमानित नहीं कर दिया गया। इस बात का खुलासा खुद कैप्टन ने किया और सोनिया गांधी को सवालों के घेरे में ले लिया। रही बात राहुल और प्रियंका वाड्रा की, कैप्टन ने साफ लहजे में दोनों को अनुभवहीन बताकर कोई भाव देने से इनकार कर दिया। कैप्टन ने ये सब ऐसे वक्त में कहा जब राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस की कमान संभालने की तैयारी कर रहे हैं और प्रियंका वाड्रा खुद को पार्टी का सबसे बड़ा ट्रबल शूटर मानकर इतराने लगी हैं। कैप्टन ने सिद्धू पर हमला तेज करते हुए साफ कर दिया कि कांग्रेस यदि सिद्धू को सीएम चेहरा बनाती है तो उनके खिलाफ उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अनुभवहीन बताकर उन पर भी निशाना साधा। कैप्टन ने उन्हें अनुभवहीन बताते हुए सलाहकारों पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कैप्टन ने कहा कि जिस प्रकार से विधायक दल की बैठक गुप्त बुलाई गई उससे वो आहत हुए हैं। कैप्टन ने कहा कि मैं किसी विधायक को गोवा या किसी और जगह पर नहीं ले जाता, मैं ऐसा नहीं करता और उन्हें भी पता है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि 3 हफ्ते पहले ही मैंने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा था, तब उन्होंने मुझे सीएम बने रहने को कहा था। उस वक्त भी उन्होंने पद छोड़ने के लिए कहा होता तो उसी वक्त छोड़ देता। मुझे पता है एक सैनिक होने के नाते कैसे काम करना है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मुझे पता है कि कैसे काम करना है। शायद इसी राह पर अब वो आगे बढ़ गए हैं। सिद्धू को राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताना वो आज भी नहीं भूले। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक तरीके से पहले ही सोनिया गांधी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए थे। कैप्टन ने एक तरीके से पूरे गांधी परिवार को ही निशाने पर ले लिया। चुनावी जानकारों की माने तो चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, कैप्टन का हमला और भी तेज होगा। कैप्टन के अगले कदम को लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम चर्चा चल रही है। हालांकि पंजाब के पूर्व सीएम इस मामले में काफी अनुभवी हैं और फ्यूचर पॉलिटिक्स के मद्देनजर ही उनका ये बयान भी सामने आ रहा है। कैप्टन को लेकर कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है और कैप्टन भी उसी मोड में है। हालांकि ऐसा बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है जब दोनों ही वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें। कैप्टन का वार जारी है और कांग्रेस उन हमलों को कब तक झेलती है ये देखना होगा। कांग्रेस कैप्टन को लेकर किसी निर्णय पर पहुंची है और फैसला कैप्टन के खिलाफ होता है तो वह उसे भी भुनाने को तैयार हैं। कैप्टन अब खुलकर मैदान में सामने आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस को जल्द कोई एक्शन लेना होगा, नहीं तो पंजाब समेत दूसरे राज्यों में भी इसका गलत संदेश जाएगा। कैप्टन को बदलकर जो संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई उसके उलट ही संदेश जाएगा। कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी कैप्टन के साथ हैं। वहीं कांग्रेस के भीतर ग्रुप 23 के नेता जो पहले से ही सवाल खड़े कर रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत दूसरे नेताओं ने भले ही ये बात कही हो कि उम्मीद है कि कैप्टन कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस को नुकसान हो, राजनीति की समझ रखने वाले इस बात को जानते हैं कि कुछ शब्दों के जरिए ही किस कदर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कैप्टन भले ही कोई फैसला लेने से पहले कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को ये इंतजार भारी पड़ सकता है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अब तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, लेकिन उन्हें उकसाकर दिल्ली की सीमाओं पर भेजने वाले, उनका पूरा साथ देने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। उनकी जगह पंजाब की गद्दी पर बैठते ही चरणजीत सिंह चन्नी ने भी अपना किसान प्रेम सबको बताया। उनके साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी किसान प्रेमी ही निकले। नई गद्दी, नया जोश। लेकिन चन्नी और सिद्धू ने सोचा कि क्यों न दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों के बीच जाकर अपना रंग जमाया जाए। लेकिन उनके लिए सिंघू बॉर्डर से काफी बुरी खबर आई है। खबर यह है कि किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर वे दोनों यहाँ आए तो उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। असल में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आंदोलनरत किसानों से मिलने की इच्छा जताई है। इसकी जानकारी लगने पर सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों की ओर से कहा गया कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ पर मंच नहीं मिलेगा, बल्कि पंडाल में बैठकर अन्य किसानों के साथ बातें सुननी होंगी। उन्हें भाषण देने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। कुछ ऐसा ही हाल नवजोत सिंह सिद्धू का भी होगा। अगर उन्होंने भी सिंघू बॉर्डर पर आने की कोशिश की तो इस बात की खबर लगते ही नवजोत सिंह सिद्धू भी सहम गए।
इसके पीछे और वजह यह भी है कि पिछले दिनों सिद्धू ने किसानों को लेकर कहा था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं नहीं। इस बात पर किसानों ने कई जगह सिद्धू का विरोध किया। कई महीने बीतने के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू किसानों के बीच नहीं गए। अब उन्हें डर लग रहा है कि किसानों के बीच जाने पर कहीं वे अपमानित न हो जाएं। बताया ये जा रहा है कि वाकपटु और चपल नवजोत सिंह सिद्धू किसी मंच पर जाएं और बिना बोले वापस आ जाएं, ये मुमकिन नहीं। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वह किसानों के बीच जाएं तो जाएं कैसे। उनके करीबियों के माने तो संयुक्त किसान मोर्चा अपने मंच का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक दल के नेता को नहीं करने दे रहा है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को ये डर सता रहा है कि कहीं वे किसानों के अपमान का शिकार न हो जाएं। गौरतलब है कि सीएम पद का ऐलान होने पर चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो वे अपना सिर कटवाकर किसानों को देंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली पत्रकार वार्ता के दौरान कहा था कि वह किसानों के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वे अपना सिर भी कटवाकर उन्हें दे देंगे। इसके बाद अपनी विधानसभा चमकौर साहिब पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी ने अनाज मंडी में एक जनसभा में कहा था कि वह एक बार सिंघू बॉर्डर जाना चाहते हैं, जहां से कृषि कानूनों को लेकर संघर्ष किया जा रहा है। मैं उस जगह पर नतमस्तक होना चाहता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम की कहानी याद आ रही है और प्रियंका टिब्रेवाल में उन्हें शुभेंदु अधिकारी दिखाई दे रहा है। इसलिए ममता बनर्जी अंदर से काफी बेचैन हैं। उनकी ये बेचैनी चुनाव प्रचार में कई बार साफ दिखती है। ममता बनर्जी मतदाताओं से कहती हैं कि अगर मैं हार गई तो सीएम नहीं रहूंगी, मेरी कुर्सी छीन जाएगी, मेरी जगह कोई दूसरा सीएम बन जाएगा, इसलिए प्लीज आप मुझे जरूर वोट दें। ममता बनर्जी ने मतदाताओं से उन्हें जिताने की अपील करते हुए कहा कि एक वोट भी महत्वपूर्ण है। यहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता ने इसके साथ ही दोहराया कि नंदीग्राम में साजिश के तहत उन्हें हराया गया था। उन्होंने कहा, लेकिन भवानीपुर से ही सीएम होना था, यही भाग्य में लिखा था। एक वोट भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपना वोट जरूर दें। ममता ने यहाँ तक कहा कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो मैं सीएम नहीं रह पाऊंगी, कोई और सीएम होगा, इसलिए जरूर वोट दें और उन्हें जिताएं, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है। मार्च अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में ममता इस बार भवानीपुर की बजाय नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थीं, जहां भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं। इसलिए सीएम बने रहने के लिए उन्हें जीतना जरूरी है। ममता ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने नाम लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हम आपको भारत को तालिबान के जैसा नहीं बनाने देंगे। भारत अखंड रहेगा। गांधी जी, नेताजी, विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, जैन, सभी के अनुयायी इस देश में साथ रहेंगे। हम किसी को भी भारत को विभाजित नहीं करने देंगे। ममता ने इस दौरान भाजपा पर बरसते हुए उसे जुमला पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि वे झूठ बोलते हैं कि हम राज्य में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा की अनुमति नहीं देते। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में तृणमूल के लोगों को जाने से रोका जा रहा है। भाजपा सरकार वहां इतनी डर गई कि धारा 144 लगा रही है। ममता ने इस बात पर जोर दिया कि त्रिपुरा समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी खेला होगा। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने आरोप लगाया कि भवानीपुर उपचुनाव के लिए उन्हें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास हरीश चटर्जी स्ट्रीट में प्रचार करने से रोका गया। वहीं पुलिस उपायुक्त दक्षिण आकाश मघारिया ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास टीकाकरण प्रमाण पत्र नहीं था और वे उच्च सुरक्षा क्षेत्र में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें दूसरी सड़क पर जाने को कहा गया। इस दौरान पुरुलिया से भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और मघारिया के बीच भी मौके पर कहासुनी हुई। भवानीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम, आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मैदान में उतरे। पुरी ने इस सीट से भाजपा की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के समर्थन में घर घर जाकर प्रचार किया और कहा कि उन्हें क्षेत्र में भगवा दल के लिए स्पष्ट समर्थन दिया है। पुरी ने सुबह में सबसे पहले भवानीपुर में संत कुटिया गुरुद्वारा में जाकर मत्था टेका और अरदास की। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर भी जाकर श्रद्धांजलि दी। बंगाल भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष सुकांत मजुमदार द्वारा राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तुलना तालिबान शासन से करने पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने कड़ी आपत्ति जताई है।
टीएमसी के प्रवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा किसी को शोभा नहीं देती। ममता बनर्जी की सरकार बहुमत से चुनी हुई है। उन्होंने कहा कि तालिबान शब्द भाजपा के लिए एक शॉर्ट हैंड अभिव्यक्ति बन गया है, जिसका मतलब वह बार बार कलह पैदा करने के लिए कर रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह तो दूसरी तरफ सुनील जाखड़, दोनों मिलकर कांग्रेस को झुनझुने की तरह बजा रहे हैं। कोर कांग्रेस चुपचाप सब कुछ सुनने और देखने को मजबूर है। इस मजबूरी की वजह यह है कि जिस तरह और जिन तर्कों के आधार पर तुरंत फुरत में एक तरफा फैसले लिए गए, उसकी वजह से पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अब बेहद कमजोर नजर आने लगी है। कैप्टन ने साफ तौर पर कहा भी है कि सिद्धू के नेतृत्व में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। आंखों देखी की जगह कानों सुनी पर भरोसा करने वाले गांधी वाड्रा पर अंबिका सोनी के बहाने सुनील जाखड़ ने करारा हमला बोला। अंबिका सोनी का नाम लिए बगैर जाखड़ ने कहा कि जाति में बांटने वाले लोगों ने पंजाब को बदनाम किया है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जाखड़ ने यह भी कहा कि कांग्रेस की विचारधारा धर्मनिरपेक्षता की है। जब कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, तब वह लोग क्यों नहीं बोले? पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया था, तब तो सवाल नहीं उठे थे। सुनील जाखड़ पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार थे। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हरीश रावत और पर्यवेक्षक अजय माकन और हरीश चौधरी ने कांग्रेस के विधायकों से जो फीडबैक लिया, उसमें 40 विधायकों ने जाखड़ के हक में हामी भरी। लेकिन अंबिका सोनी ने राहुल के कानों में फुसफुसा कर कहा कि पंजाब में पगड़ीधारी को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। माना जा रहा है कि अंबिका सोनी के हस्तक्षेप और इस तरह के बयान देने के बाद ही जाखड़ का पत्ता कट गया था, क्योंकि अंबिका सोनी गांधी परिवार की सबसे करीबी नेताओं में से एक मानी जाती हैं। अंबिका सोनी तब सुखजिंदर रंधावा के लिए बैटिंग कर रही थीं, लेकिन उनका भी खेल सिद्धू ने बिगाड़ दिया और लॉटरी चन्नी के नाम निकल गई। अंबिका के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री पद से महरूम रहे जाखड़ ने कहा कि पंजाब की धरती और कांग्रेस के नेताओं द्वारा इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता। अगर आरएसएस वाले ये बात कहें तो समझ में आता है, लेकिन पंजाब कांग्रेस के नेता इस तरह की बातें करें तो इससे पंजाब बदनाम होता है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता है। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए शहादत दी थी। जाखड़ ने कहा कि पंजाब का धर्मनिरपेक्षता से बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। जाखड़ यही नहीं रुके, उन्होंने श्री अकाल तख्त के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह के बयान मुख्यमंत्री सिख है या हिंदू ये सेकेंडरी है की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा, श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के दूरंदेशी शब्द इससे बेहतर समय पर नहीं आ सकते थे। जब छोटे दिमाग वाले छोटे लोग उच्च पद पर आसीन व्यक्ति की जाति के आधार पर पंजाब को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री की दौड़ से हटने के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने सुनील जाखड़ को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी जाखड़ को फोन कर डिप्टी सीएम की भूमिका में आने का ऑफर दिया था। इस प्रस्ताव को भी उन्होंने ठुकरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की सियासत में पेंगुइन एक जाना पहचाना नाम है। नीतीश राणे ने पेंगुइन शब्द का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए किया और उसके बाद ये शब्द हर तरफ जुबान पे चढ़ गया। हालांकि सियासी पेंगुइन को लेकर काफी बवाल भी हो चुका है, लेकिन हम जिस पेंगुइन की बात कर रहे हैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। असल में पेंगुइन ही है, जिसको पालने में महाराष्ट्र सरकार के खजाने को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब इसी पेंगुइन को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि पेंगुइन को पालने के लिए सरकार को 15 करोड़ से अधिक खर्च करने पड़ते हैं। असल में मुंबई के वीर माता जीजाबाई भोसले प्राणी उद्यान भारत का पहला ऐसा जू है जहां आपको हम्बोल्ट पेंगुइन देखने को मिलते हैं। इन पेंगुइन्स को जुलाई 2016 में मुंबई जू लाया गया, जिसका संचालन बीएमसी करता है। बताया जाता है कि विशेष प्रजाति की इस बर्ड्स की खरीद फरोख्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के आग्रह पर हुई। आदित्य वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन मंत्री हैं। चिड़ियाघर प्रशासन ने पुनः इन पेंगुइन्स के प्राकृतिक आवास को 2 मंजिला बाड़े में बनाने की मांग की है, जो 35,000 वर्ग फुट में फैला है। इस बाड़े में हवा का तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा गया है। जिस पानी में ये पेंगुइन्स रहती हैं, उनका तापमान 11 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अब जाहिर सी बात है, जब बाड़ा ऐसी खासियतों के साथ बनेगा तो उसमें काफ़ी खर्च भी आएगा। ऐसे में यही खर्च विवाद का विषय है।
पेंगुइन के इस बाड़े के रखरखाव के लिए 15 से 26 करोड़ का टेंडर निकाला गया है, जिसे लेकर न केवल विपक्ष बल्कि गठबंधन में सहयोगी की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने बीएमसी को आड़े हाथे लेते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने इस खर्च को पूरी तरह से पैसे की बर्बादी माना है। मामले के मद्देनजर कांग्रेस नेता रवि राजा खुलकर सामने आए हैं। उनका कहना है बीएमसी को पेंगुइन बाड़े के खर्च पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। रवि राजा का कहना है कि पेंगुइन यहाँ 5 साल से अधिक समय से हैं। बीएमसी को उनकी देखभाल के लिए एक इन हाउस सुविधा बनानी चाहिए थी। वहीं उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला करते हुए ये भी कहा कि उन्हें शहर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब कांग्रेस की राजनीति ने जिस तरह करवट ली है, उसने सभी को चौंका दिया है। कुछ अर्सा पहले तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कैप्टन अमरिंदर को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा, लेकिन वक्त बदला तो हालात बदले। अब लगता है कि पंजाब में असली खेल अभी बाकी है। फिलहाल सभी की नजरें कैप्टन के अगले कदम पर टिकी हैं। कैप्टन के ओएसडी रहे नरेंद्र भांबरी के एक पोस्टर ट्वीट करके कांग्रेस आलाकमान समेत तमाम कांग्रेसियों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पोस्टर का शीर्षक है कैप्टन 2022, यानी अमरिंदर हार मानकर घर बैठने के मूड में नहीं दिख रहे, लेकिन उनका अगला कदम क्या होगा इसे लेकर फिलहाल अनुमान ही ज्यादा है। हालांकि भांबरी के पोस्टर ट्वीट करने के बाद कैप्टन की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि वह चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ ताकतवर प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। कैप्टन ने इसमें जिस तरह से गांधी परिवार को आड़े हाथ रखा है, उससे भी साफ है कि उनकी राह कांग्रेस से इतर है। इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने जिस तरह से बीजेपी की आलोचना की है, उससे लगता है कि वह बीजेपी में जाने के बारे में सोच भी नहीं रहे। कैप्टन ने साफ कहा है कि किसान आंदोलन के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। माना अब कैप्टन के पास दो ही विकल्प है, एक वे अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर राष्ट्रीय राजनीति में छाने को बेकरार ममता बनर्जी का सहारा बनेंगे। प्रशांत किशोर तो है ही। माना जा रहा है कि गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर के दिन वह कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा इसे लेकर सस्पेंस बना है। सूत्रों का कहना है कि किसान आंदोलन के शुरू से ही कैप्टन ने किसानों के समर्थन में बात की। पंजाब की सारी किसान यूनियनों से उनके रिश्ते काफी मजबूत बताए जाते हैं। पोस्टर से साफ है कि उनके दिमाग में कोई ठोस प्लान है। वैसे भी पंजाब की राजनीति में बीजेपी के साथ जाना खुदकुशी से कम नहीं लगता। किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से ही हुई थी। यहाँ के लोगों को लगता है कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया। ऐसे में पंजाब की राजनीति करने वाले अमरिंदर बीजेपी का साथ नहीं पकड़ने वाले, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन कैप्टन ने जिस तरह से सिद्धू के खिलाफ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारने की बात की है, उससे साफ है कि वह कांग्रेस के बाहर नई इनिंग खेलने का मन बना चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस में रहकर तो वह सिद्धू के खिलाफ उम्मीदवार तय नहीं कर सकते। जाहिर है कि उनके पास कोई प्लान है। फिलहाल सीएम चरणजीत चन्नी अपने कुनबे पर ध्यान दे रहे हैं। कैबिनेट का विस्तार कभी भी हो सकता है। जाहिर है इसके बाद विधायकों में नाराजगी का दौर भी शुरू होगा। फिलहाल सीएम समेत तमाम कांग्रेसी इसी बात पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी को अब पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली की अदालत ने सख्त रवैया अपनाते हुए पुलिस से सवाल किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने पुलिस से राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी AER मांगी है। मामला दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची के कथित रेप और हत्या के बाद उसके परिजनों की पहचान उजागर करने से जुड़ा है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को 29 सितंबर तक ATR पेश करने को कहा है। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिंदल ने राहुल गांधी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत 14 अगस्त को 12 खंबा रोड थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर कार्रवाई के लिए नई दिल्ली जिला के पुलिस उपायुक्त से 19 अगस्त को पुनः अनुरोध किया गया था। इसके बाद भी कार्रवाई न होने पर मामले की शिकायत अदालत में की गई। इस पर मजिस्ट्रेट ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट 29 सितंबर तक देने को कहा। नवीन कुमार जिंदल ने राउज एवेन्यू अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी ही महिला विरोधी है। कांग्रेस के नेता कानून और संविधान का मजाक उड़ाना अपना अधिकार समझते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस मामले में NCPCR ने ट्विटर को पत्र लिखकर कहा था कि अगर खुद राहुल गांधी अपना ट्वीट नहीं हटाते हैं तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट 24 घंटे के भीतर इसे हटा दे।
इसके बाद ट्विटर ने ट्वीट को हटा दिया और राहुल गांधी के खाते को बंद कर दिया था। नियमों के मुताबिक पहली बार अपराध करने के कारण उनके अकाउंट को 12 घंटे के लिए बंद किया गया था। हालांकि बाद में इस दावे के बाद कि उन्हें पीड़िता के माता पिता से तस्वीर का उपयोग करने की अनुमति मिली थी, ट्विटर ने पलक झपकते ही राहुल गांधी के अकाउंट को बहाल कर दिया। बीजेपी ने तस्वीरें साझा करने को कानून का उल्लंघन बताते हुए उनके खिलाफ संज्ञान लेने और कार्रवाई करने का निवेदन किया था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में पीड़िता के परिजनों का चेहरा सार्वजनिक किया है, जो पॉस्को एक्ट की धारा 23 जुवेनाइल जस्टिस केयर के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 74 का उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कड़े तेवर और ताबड़तोड़ बयानों से कांग्रेस में भूचाल जैसे हालात हैं। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ दिए गए बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह वापस लें, लेकिन कैप्टन को जानने वाले लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि कैप्टन अपने कदम वापस खींचने वाले नहीं हैं। कैप्टन ने राहुल और प्रियंका को अनुभवहीन बताकर एक तरह से कांग्रेस की मिट्टी पलीत कर दी और लगे हाथ विपक्ष को कांग्रेस पर हमला करने का एक मुद्दा भी दे दिया। बावजूद सबके कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अपने उस कथित बयान पर पुनर्विचार करेंगे जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अनुभवहीन बताया था। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अमरिंदर सिंह का बयान उनके कद के मुताबिक नहीं है, लेकिन वह कांग्रेस के बड़े नेता हैं और संभव है कि उन्होंने कोई बात गुस्से में कह दी होगी। उन्होंने कहा कि वो शायद मेरे पिताजी के उम्र के होंगे। बुजुर्गों को गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कई बार गुस्से में बहुत सारी बातें कह देते हैं। उनके गुस्से, उनकी उम्र, उनके तजुर्बे का हम सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि वह जरूर इस पर पुनर्विचार करेंगे। साथ ही सुप्रिया ने जोर देकर कहा कि राजनीति में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी और उनसे बदला लेने की भावना की कोई जगह नहीं है। हम आशा करते हैं कि वह अपनी कही हुई बातों पर अपनी ही समझदारी दिखाते हुए जरूर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत योद्धा रहे हैं। सुप्रिया के अनुसार अमरिंदर सिंह जी को कांग्रेस पार्टी ने 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री बनाया है। उनको राजेंद्र कौर भट्टल जी की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि उनका अनुभव, सार्वजनिक जीवन में उनका योगदान देखते हुए इस तरह की बातें उनके कद के अनुरूप नहीं है। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को कथित तौर पर अनुभवहीन करार दिया और कहा कि कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ आगामी विधानसभा चुनाव में वह मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। कांग्रेस की पंजाब इकाई में गुटबाजी और आंतरिक कलह की वजह से हाल में अमरिंदर सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।